इस देश का लोकतंत्र हमारा जय संविधान से चलेगा कि माइके बंद कर देना और उसके बाद बेहाई से ये बात बोलना कि मैं माइक नहीं बंद करता हूं, जबकि पूरा देश देखा है कि आपने लोगों 150-150 सांसदों को एक साथ में सदन से निकाल करके और काला कानून जो पास कराए हैं, जो कि अभी 1 जुलाई से आपका यही सरकार लागू करने जा रही है। कोई भी व्यक्ति जय संविधान कहता है और उस पर यदि हमारे की सदन के जो प्रमुख होते हैं, सभापति होते हैं, वह इस ढंग की बात करता हो कि आप जय संविधान क्यों बोल रहे हैं, जो कि गली के आवारे लड़के जिस ढंग की बात करते हैं, उस ढंग की बातें यदि सदन में हो रही है तो ये इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। जैसे ही ओवैसी जय फिलिस्तीन बोलता है तो आप धरना प्रदर्शन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर बिरला जी और भाजपा के लोग जय संविधान पर आपत्ति उठाते हैं तो आप लोग उसके खिलाफ नहीं करते हैं। ये आप की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। दोस्तों, आज आपके सामने जय संविधान के संबंध में बोलने जा रहा हूं, जिस पर आज पूरे देश में उबाल मचा हुआ है, क्योंकि जय संविधान बोलने से ओम बिरला साहब, जो हमारे देश के लोकसभा स्पीकर हैं, सभापति जिन्हें कहा जाता है, जो संविधान के रक्षक के रूप में उन्हें सदन में बैठाया गया है, और वह व्यक्ति संविधान जय संविधान बोलने वाले पर तंज कसते हैं और उसे डांटते हैं। और जो यदि कोई आदमी उनको ये बतलाने का प्रयास करता है कि इसमें आपत्ति क्या है, तो उसे इस ढंग के व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि वह कहीं गली और मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, उस ढंग के उनके साथ व्यवहार किया जाता है और बोला जाता है ठीक है बैठ जाओ, चलो जाओ। ये इस ढंग की बात, जो कि आप बहुत पहले देखे होंगे कि मोदी जी ने भी जाकर के और बंगाल में ममता बनर्जी के बारे में इसी ढंग के बात बोले थे, दीदी ओ दीदी, जो कि गली के आवारे लड़के जिस ढंग के बात करते हैं, उस ढंग की बातें यदि सदन में हो रही है तो ये इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती। सदन में लोकतंत्र के रक्षा के लिए वहां पर 545 सांसदों को चुन करके भेजा जाता है और वहां पर कोई व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति को मनुवादी व्यक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि मनुवाद में भी तो यही था कि लोगों को तिरस्कार करो, दलित को, ओबीसी को और आदिवासियों को, जो गरीब गुरुबे लोग थे, उनका तिरस्कार करना, उनके साथ में भद्दा मजाक करना, यही तो वो मनुस्मृति में भी तो सिखाया गया था। और उसी का पालन करने वाले लोग यदि आज सदन में बैठ करके और इस ढंग से बात करते हैं, जहां की संविधान की रक्षा की बात होनी चाहिए थी, संविधान की बात होनी चाहिए थी, और यदि कोई विपक्ष के लोग या कोई भी व्यक्ति जय संविधान कहता है और उस पर यदि हमारे कोई भी व्यक्ति जय संविधान कहता है और उस पर यदि हमारे अरे उनको तो आपत्ति उस बात को करनी चाहिए थी, जो बोलते हैं कि जय हिंदू राष्ट्र, जय फिलिस्तीन या जय श्री राम कर करके लोगों को गोली मारते हैं, उस पर आपत्ति उठानी चाहिए थी। लेकिन ये बात किस पर उठाते हैं? जय संविधान कहने वाले पर, और उस व्यक्ति पर हम बात उठाते हैं जिनके सामने ये बिरला साहब एक लाइन भी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, और जो व्यक्ति किताबें, मतलब अनेकों किताबें लिख चुका है इंग्लिश में, वह शशि थरूर साहब, क्योंकि वह शशि थरूर साहब एक दलित परिवार से है। और उसके बाद में जो एलओपी का नेता है, जो विपक्ष का नेता है आपका राहुल गांधी जी, उनकी माइके बंद कर देना और उसके बाद बेहाई से ये बात बोलना कि मैं माइक नहीं बंद करता हूं, जबकि पूरा देश देखा है कि आपने लोगों 150-150 सांसदों को एक साथ में सदन से निकाल करके और वे काला कानून जो पास कराए हैं, जो कि अभी 1 जुलाई से आपका यही सरकार लागू करने जा रही है, और आपने वो लागू पास करा दिया, क्योंकि सदन में तो कोई था नहीं, खाली सत्ता पक्ष था, और उस कानून को आपने पास कराया है और उस कानून की मंजूरी भी दे दी गई है 1 जुलाई से लागू होने के लिए। और देखिए उस कानून पर भी बड़ी बवंडर होने की बात है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो कि संविधान के विरुद्ध बात कर रहा है, इसके खिलाफ में सदन में एक प्रस्ताव जरूर विपक्ष को लाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति सदन का सभापति नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उन भ्रष्टाचारियों के सरदार बनकर के बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी आज देश में भ्रष्टाचार का गंगा बहाए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का में जमीन घोटाला से लेकर के जमीन, वहां की जो रोडें बनी है और जो मंदिर की दीवारें छतें बनी है, वो सारे चीज आज ढह ढहा करके छू रहे हैं और गिर रहे हैं, और या तो उसमें
वहाँ पर नदियाँ बन चुकी है, और वहाँ पर कोई बात नहीं कर करके जो विदेश में हमारे देश का पैसा लेकर के जिन लोगों को जो भाग गए हैं उनके खिलाफ इनकी आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन ये आवाज़ उठा रहे हैं किसके खिलाफ? तो जो जय संविधान बोल रहा है, क्योंकि इन लोगों का ही नारा था 400 पार, और 400 पार का ये बात अब सब साबित हो रहा है कि ये लोगों को यदि 400 सीटें मिल गई रहती तो ये लोग आज संविधान को भी बदल देते। और संविधान, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो ये संविधान के द्वारा इस देश को ताकत दी है, गरीब गुरबे को, आदिवासियों को, दलितों को या बहुजन समाज को जो ये पावर दिए हैं, उसका ये लोग ह्रास करना चाहते हैं, उसको खत्म कर करके यहाँ पर मनुस्मृति लागू करने का जो इनका प्रयास है वह तो अभी तत्काल विफल हो चुका है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति उस सदन का, उस लोकतंत्र का रखवाला बन करके बैठा है, तो ये हमारा संविधान कितने दिन तक, कब तक ये सुरक्षित रह सकता है, ये आगे देखने की बात है। लेकिन एक बात और बतला देना चाहता हूँ कि बिरला साहब की एक बेटी है जो कि मॉडलिंग की दुनिया में काम करती थी, लेकिन अचानक वह किस कारण से आज आईएएस बन करके बैठ गई है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें टॉपर की श्रेणी में वो आई है। ये आखिर के क्या, कहाँ से आई है, कैसे आई है, ये सब कुछ सोचने की बात है। क्या देश के सभी छात्रों को अब मॉडलिंग की दुनिया में जाना होगा, क्योंकि मॉडलिंग से जो जाएगा वही टॉपर बनेगा। होंगे कि यही बिरला साहब जो थे वो जो जा करके राहुल गांधी का सदस्यता जिस ढंग से छीने थे, मोइत्रा का जो टीएमसी की नेत्री थी उसका जिस ढंग से सदस्यता लोकसभा में छीना गया था, और 24 घंटा के अंदर में उन लोगों का घर खाली कर, सरकारी आवास खाली करा दिया गया था। क्या आज मैं पूछना चाहता हूं यही बिरला जी से कि आज स्मृति ईरानी जी अमेठी से हार गई है, क्या अब तक उनके घर खाली कराए हैं? नहीं कराए हैं। तो क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है? क्या वह भाजपा से जुड़ी है इसलिए नहीं? आप भी उसी पार्टी से आते हैं इसलिए नहीं उनका आवाज छीना जा रहा है? और क्या आप जो 50,000 वोट से जो जीत करके आए हैं उस क्षेत्र से, जहां के पूरे देश के बच्चे परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाते हैं आपका राजस्थान में, और वहां से जो जीत करके आए हैं वहां से मात्र 50,000 वोट से जीत करके आए हैं, और दीपेंद्र भोडा को, जिसको कि आप एक टपोरी टाइप का भाषा का इस्तेमाल कर करके उस सदन में उनको जो बेइज्जत करने का आपने काम किया है, क्या आप सोच सकते हैं कि वे 5 बार सांसद बन करके आए हैं और आप ये दूसरा या तीसरा बार यहाँ जीत करके आए हैं, और नहीं आप उनसे सीनियरिटी में आते हैं और नहीं किसी भी ढंग से उनके समक्ष आप खड़ा होने लायक है। सिर्फ आपके साथ में ये तगमा लगा हुआ है कि आप आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, मोदी का सबसे चहेते व्यक्ति है, अमित शाह का सबसे चहेते व्यक्ति है, और इसलिए आपको लोकसभा का स्पीकर बनाया गया है। आपकी यही इतना ही कामयाबी है, नहीं कि आपकी जनता के द्वारा, क्योंकि आप जिसको नेता अपना मानते हैं वह भी, उनका भी जो हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है वह सर्वविदित है। लेकिन आप लोग शायद ये समझने के लिए तैयार नहीं है, जनता की इस जनादेश को मानने के तैयार नहीं है कि आप लोगों को जो सबक सिखाया है ये 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसे आप लोग कतई भी प्रभावित नहीं है। इसको समझने में आप लोग विफल हो रहे हैं, और इसका फिर जनता आप लोगों को सबक जरूर सिखलाएगा। एन प्रकरण आरएसएस की एजेंडा को चलाना चाहते हैं, उस आरएसएस के एजेंडा को जो कि इस देश से उसको कभी मोहब्बत नहीं रहा है। हमारी आज़ादी की लड़ाई हो या आज भी, उसे सिर्फ हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं को बरगलाने फुसलाने के अलावा हुए आज तक हिंदुओं के लिए क्या एक ऐसा कहीं पर भी ऐसी कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जैसे कि सिखों ने बनाया है कि आज जो गुरुद्वारा है वहां पर जाइए और वहां पर 24 घंटा लंगर चलता है। कहीं पर बतलाइए कि आरएसएस ने किसी मंदिर में इस ढंग के आयोजन किया? क्या किसी मुसलमानों के मस्जिदों में इस ढंग के आयोजन हुआ? नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर करके, और उसमें एक ओवैसी को साथ में मिला लेते हैं आप लोग, जो उनका काम ही होता है कि भाजपा के एजेंडा को आगे बढ़ाना। जिस ढंग से उन्होंने लोकसभा में जिस ढंग से वो बात उठाए थे और वहां पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, लेकिन मुझे जय फिलिस्तीन से भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह बात फिलिस्तीन के बारे में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, यदि उनका विरोध हम करते हैं तो हम अटल बिहारी वाजपेयी के भी उस बातों का भी विरोध करेंगे, जो कि उस समय में, आज जब 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी फिलिस्तीन के बारे में बोले थे कि इनकी ज़मीन छोड़ दे जो आक्रमण करके, और जो पड़ोसी मुल्क है
वह उनका जो जमीन हड़प लिया है, उनके राजतंत्र को खत्म कर रहा है, उनका राज्य को खत्म करना चाह रहा है, वे लोगों को भी हिदायत दिए थे। लेकिन ये मोदी जी ही हैं जो कि वो अंग्रेजों की जो समर्थक वाले जो देश है उनका वो साथ दे रहे हैं, और उनका अनुयायी भी जो उनका अंधभक्त है, जिन्हें गोबर भक्त भी बोला जाता है, वे लोग भी आज देखे कि जंतर मंतर पर नारा लगा रहे थे ओवैसी का जो जय फिलिस्तीन कहने के लिए। लेकिन उन लोगों से भी मेरा एक बात कहना है कि आप नारा लगाओ तो इस बात का भी नारा लगाओ कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जय हिंदू राष्ट्र बोलता है, जय श्री राम बोल करके गोली मारता है, उनके विरुद्ध भी तो आप लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करिए। जो लोग इतने बड़े देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो कि हमारे सेना के 5 जवान वहाँ शहीद हो जाते हैं उत्तराखंड में, और उस पर आप लोग नहीं आते हैं, वहाँ पर जंतर मंतर पर आप धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर जल रहा है, वहाँ पर आप उसके लिए आप लोग नहीं धरना प्रदर्शन करते हैं। मणिपुर आज एक साल से जल रहा है, उस पर आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही ओवैसी जय फिलिस्तीन बोलता है तो आप धरना प्रदर्शन पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं पर बिरला जी और भाजपा के लोग जय श्री राम पर जय संविधान पर आपत्ति उठाते हैं तो आप लोग उसके खिलाफ नहीं करते हैं। ये आप लोग की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। इसीलिए आप लोग आज़ादी से लेकर के आज तक आप लोगों पर हिंदुओं ने विश्वास नहीं किया, और इसका नतीजा है कि आप लोग आज भी सड़क पर ही रह गए हैं, और अभी आप लोगों को फिर आरएसएस के साथ एजेंडा बना करके और इस ढंग के कुकृत करने के जो प्रयास कर रहे हैं, देश को तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सर्वविदित गलत है। इसलिए इस देश का लोकतंत्र हमारा इस जय संविधान से चलेगा। और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को हर अपनी बोल चाल की भाषा में जो हम गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात कहते हैं, वहाँ पर जय संविधान की नारा लगा करके और हम अपनी अभिवादन करें तो ये देश की एकता और अखंडता का एक प्रतीक माना जाएगा। ये किसी धर्म के नाम पर या किसी भी बातों को लेकर के, अन्यथा उन बातों पर नहीं जा करके हम जय संविधान के नारा लगावे, हर व्यक्ति जय संविधान की नारा लगावे। ये हमारी अपनी सोच है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।